रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन। इसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में अक्सर रोमांटिक दांव पेच आते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये किताब उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये दरअसल साइकोलॉजी, इन्फ्लुएंस और पावर की एक, कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल प्ले बुक है। तो आज आइए इस प्ले बुक के कुछ खास पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज आखिर हमारे आसपास की दुनिया में काम कैसे करती हैं। तो यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या अट्रैक्शन यानी आकर्षण बस एक इत्तेफाक है, किस्मत का खेल, या फिर ये एक ऐसी कला है जिसे बाकायदा सीखा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है? रॉबर्ट ग्रीन की किताब साफ तौर पर दूसरी बात मानती है। उनके हिसाब से सिडक्शन एक सोची समझी, कैलकुलेटेड कला है। तो इस किताब में रॉबर्ट ग्रीन इन्फ्लुएंस और अट्रैक्शन के लिए एक पूरी प्लेबुक तैयार करते हैं। इसमें कई स्ट्रैटेजीज हैं। आइए आज हम इसकी 4 सबसे पावरफुल और हैरान करने वाली चालों को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली चाल, अपनी प्रेजेंस को पोएटिक बनाना। अब इसका मतलब सिर्फ अच्छा दिखना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपने आसपास एक मिस्ट्री, एक कल्पना का ऐसा माहौल बनाना कि लोग आपके बारे में सोचे बिना रह ही ना पाएं। देखिए, ये स्ट्रैटेजी इस एक आइडिया पर टिकी है कि लोग असल चीज़ों से ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए यहाँ गोल ये है कि कोई सिर्फ एक आम इंसान न बना रहे, बल्कि किसी की कल्पना का, उसके ख्यालों का सेंटर पॉइंट बन जाए। मशहूर फिलोसोफर सोरेन कीर्केगार्ड ने कहा था, किसी लड़की के मन में खुद को काव्यात्मक रूप से बसा देना एक कला है। यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। ये लोगों की कल्पना को इस तरह से कब्जे में लेने की बात है कि वो आप में वही सब कुछ देखने लगते हैं जो वो असल में देखना चाहते हैं। तो इसका तरीका क्या है? ग्रीन कहते हैं, तरीका है एक एक्साइटिंग प्रेजेंस और एक सोची समझी एब्सेंस के बीच स्विच करते रहना। जब आप सामने हैं तब तो आप उन्हें अट्रैक्ट करते ही हैं, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप दूर होते हैं। तब उनकी इमेजिनेशन काम पर लग जाती है और वो उस अट्रैक्शन को कई गुना बढ़ा देती है। आपकी छोटी छोटी बातें भी उनके दिमाग में बड़ी और यादगार बन जाती हैं। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है एवा पेरोन। 1944 में जब वो कर्नल जुआन पेरोन से मिली तो उन्होंने पेरोन के हर आइडिया को, हर सोच को आईने की तरह रिफ्लेक्ट किया। इससे पेरोन को बहुत पावरफुल महसूस हुआ, पर एवा हमेशा थोड़ी मिस्टीरियस बनी रहीं। और फिर जब पेरोन को जेल हो गई और एवा उनसे दूर हो गई, तब पेरोन की कल्पना ने एवा को एक देवी, एक संत का दर्जा दे दिया। एवा ने अपनी ड्रामेटिक प्रेजेंस और उसके बाद की दूरी के इस कॉम्बो से सिर्फ पेरोन को ही नहीं, पूरे देश को सिड्यूस कर लिया। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सामने आती है, जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। ये टर्म मशहूर नॉवेलिस्ट स्टेंडल ने दिया था। क्रिस्टलाइजेशन वो मेंटल प्रोसेस है जिसमें हमारा दिमाग किसी की अच्छी क्वालिटीज को इतना बढ़ा चढ़ा कर देखने लगता है कि वो इंसान असल में जैसा है वो दिखना बंद हो जाता है। उसकी जगह एक परफेक्ट इमेज ले लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक साधारण सी टहनी पर नमक के क्रिस्टल जम जाते हैं और उसे हीरे जैसा खूबसूरत बना देते हैं। स्टेंडल के मुताबिक इस क्रिस्टलाइजेशन के 2 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज तो सीधा साधा है, शुरुआत होती है एडमायरेशन से। पर असली गेम दूसरे स्टेज में है, जब थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा संदेह मन में आता है, क्या वो सच में मुझे पसंद करते हैं? बस यही डाउट इमेजिनेशन की आग में घी का काम करता है। ये उसे और तेज कर देता है और उस इंसान को आइडियलाइज करने का प्रोसेस पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरी चाल पर, और ये सुनने में थोड़ी अजीब, थोड़ी उल्टी लग सकती है। ये है स्ट्रैटेजिक वीकनेस का इस्तेमाल करना। मतलब अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना और सामने वाले का भरोसा जीतना। ये स्ट्रैटेजी इस साइकोलॉजी पर काम करती है कि अगर कोई हमेशा अपनी ताकत ही दिखाता रहे तो लोग अलर्ट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। उनके मन में शक पैदा होता है कि शायद ये कुछ छुपा रहा है या हम पर हावी होना चाहता है। इसके आगे कभी-कभी थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी दिखाना, थोड़ा कमजोर दिखना ज्यादा पावरफुल साबित होता है। तो देखिए, दोनों अप्रोचेस में फर्क साफ है। एक तरफ है खुली ताकत, जो सामने वाले को डरा सकती है, उनके मन में शक पैदा कर सकती है। और दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक वीकनेस। ये सामने वाले को डिसार्म कर देती है, उनका गार्ड नीचे ले आती है। ये भरोसा बनाती है, सिंपैथी पैदा करती है, और इससे आपके एक्शंस ज्यादा नेचुरल, ज्यादा सच्चे लगते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल लिटरेचर से मिलता है, विकम्ट डे वैलमॉन्ट। उसने क्या किया?
उसने खुद को अपने टारगेट के चार्म का एक शिकार, एक विक्टिम की तरह पेश किया। उसने कन्फेस किया कि उसका प्यार अनकंट्रोलेबल है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ताकि वो कमजोर और बेबस दिखे। इससे हुआ ये कि उसके टारगेट को लगा कि वो कंट्रोल में है, वो हावी है, और उसने अपने सारे डिफेंसेस नीचे कर दिए। फिलोसोफर जान बॉड्रिलार्ड ने इस बात को बहुत खूबसूरती से लिखा है, हम अपनी कमजोरी से सिड्यूस करते हैं, कभी भी मजबूत इशारों या ताकत से नहीं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिडक्शन में इस कमजोरी का अभिनय किया जाता है। यह असली लाचारी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है, और यही चीज़ इसे इतना पावरफुल बना देती है। और अब आते हैं हमारी तीसरी और शायद सबसे ड्रामेटिक चाल पर, एक परफेक्ट इल्यूजन, एक उत्तम भ्रम पैदा करना। मतलब एक ऐसी दुनिया बनाना जहां ख्वाहिश और हकीकत के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो जाए कि लोग आपकी बनाई कहानी में ही जीना पसंद करने लगें। ये स्ट्रेटजी इस सच पर टिकी है कि हम सबके मन में कुछ सपने होते हैं, कुछ अधूरी ख्वाहिशें होती हैं, और अगर कोई किसी को ये विश्वास दिला दे कि वो उनकी उन्हीं अधूरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, तो लोग अपनी मर्जी से खुशी खुशी उस भ्रम का हिस्सा बन जाते हैं। शी पेइपू की कहानी शायद अब तक के सबसे अनबिलीवेबल इल्यूजन्स में से एक है। सोचिए, 1964 में शी, जो कि एक पुरुष थे, उन्होंने एक फ्रेंच डिप्लोमैट बर्नार्ड बोरिस्कोट को ये यकीन दिला दिया कि वो एक औरत हैं जिसे एक मर्द की तरह पाला पोसा गया है। और ये धोखा, ये भ्रम पूरे 20 साल तक चला। इतना ही नहीं, इसमें एक बच्चा भी शामिल था जिसके लिए शी ने दावा किया कि वो उन दोनों का बेटा है। तो सवाल उठता है, आखिर इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स भ्रम 2 दशकों तक चला कैसे? ग्रीन की किताब के हिसाब से इसके पीछे कई टैक्टिक्स थे। पहला, विश्वास बनाने के लिए धीरे धीरे शुरुआत करना। दूसरा, टारगेट की छिपी हुई ख्वाहिशों को पहचानना, जैसे बोरिस्कोट एक एक्साइटिंग, एक्सोटिक लव स्टोरी चाहता था। तीसरा, उस फैंटेसी को असलियत का रंग देने के लिए रियल प्रॉप्स का इस्तेमाल करना, जैसे कि बच्चा। और सबसे इम्पोर्टेंट, टारगेट के दिमाग को खुद ही खाली जगह भरने देना। सच तो यह है, बोरिस्कोट विश्वास करना चाहता था, इसलिए उसने विश्वास किया। और अब आती है चौथी और शायद सबसे डेंजरस चाल, विक्टिम को आइसोलेट करना, यानी अलग थलग कर देना। ये स्ट्रैटेजी टारगेट को उनकी नॉर्मल दुनिया से, उनके दोस्तों से, उनके परिवार से, उनके रूटीन से काटकर अलग करने पर फोकस करती है, ताकि वो पूरी तरह से आपके इन्फ्लुएंस में आ जाएं। क्योंकि देखिए, एक इंसान जब अकेला पड़ जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। जब किसी को उनके नॉर्मल सपोर्ट सिस्टम से, उनके सलाह देने वालों से दूर कर दिया जाता है, तो उनकी अपनी सोच धुंधला जाती है। ऐसे हालात में वो आपके इन्फ्लुएंस और आपकी बातों के लिए कहीं ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। ये आइसोलेशन 2 तरह का हो सकता है। एक है साइकोलॉजिकल आइसोलेशन, मतलब किसी के दिमाग को अपने अटेंशन से इतना भर देना कि उनके पास किसी और चीज़ के बारे में सोचने की फुर्सत ही ना बचे। और दूसरा है फिजिकल आइसोलेशन, यानी उन्हें उनके दोस्तों, परिवार और उनके जाने पहचाने माहौल से ही दूर ले जाना। इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। इसका एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है अली खान का रीटा हेवर्थ को सिड्यूस करना। उन्होंने हेवर्थ पर इतना ज्यादा, इतना फोकस्ड अटेंशन दिया कि उनके राइवल्स जैसे ईरान के शाह खुद ब खुद पीछे हट गए। फिर उन्होंने हेवर्थ को स्पेन जैसे अनजान देशों के सफर पर ले जाकर उन्हें फिजिकली आइसोलेट कर दिया। उन्होंने उसे प्रेस से भी बचाया, जिससे रीटा उन पर और ज्यादा डिपेंड हो गई। धीरे धीरे उन्होंने रीटा को महसूस कराया कि वो इस दुनिया की इकलौती औरत हैं और बाकी सब कुछ बेमानी है। तो अब जब इस प्लेबुक की ये 4 चालें सामने हैं, प्रेजेंस को पोएटिक बनाना, स्ट्रेटेजिक वीकनेस का इस्तेमाल, एक परफेक्ट इल्यूजन क्रिएट करना और विक्टिम को आइसोलेट करना, तो एक आखिरी सवाल मन में आता है। आज की मॉडर्न लाइफ में मार्केटिंग से लेकर पॉलिटिक्स तक ये स्ट्रैटेजीज और कहाँ-कहाँ काम करती हुई नजर आती हैं। जरा सोचिए, क्या ये पैटर्न्स अपने आसपास कहीं देखे हैं?